सो आपके कक्षा 10 की मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग वन बाय वन एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इन क्लास 9th you began your exploration of the world of real numbers and encountered irrational numbers। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो है पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 9th में। क्लास 9th में नंबर सिस्टम को देखा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास 9th में देखी। वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। सो हम लोगों ने पिछले क्लास 9th में ये इतना देख रखा है, ठीक है, ये पढ़ रखा है कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स क्या होती हैं। और फाइनली हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी नंबर्स होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, उन सब को या तो रैशनल के टर्म में लिखा जाता है या फिर इरेशनल के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, या तो वो संख्याएं परिमेय होती हैं और या फिर क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। और अगर इन सारी संख्याओं को मिला दें, हम सारे नंबर्स को मिला दें, रैशनल और इरेशनल को, तो हमको जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, सो नंबर लाइन पर हम जो भी नंबर को, जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगी, वो या तो रैशनल होगी, ठीक है, या फिर इरेशनल होगी। ठीक है, और कंबाइंड देखें तो वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। सो ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर होता है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर होता है प्लस इनफाइनाइट। तो इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हर एक नंबर जो होती है वो एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करती है इस नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगी, वो रियल नंबर होगी। ठीक है, We begin with two very important properties of positive integers in section 1.2 and 1.3। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जो होती हैं इंटीजर्स की, उनको ले करके, ठीक है, हम लोगों ने अपना डिस्कशन जो है शुरू किया है। अब वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। सो इस चैप्टर में जो इंटीजर्स के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। पहले तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ किस पे बेस्ड हैं, इंटीजर्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ CBSE की करंट टाइम के सिलेबस की, तो कुछ टॉपिक्स उन्होंने क्या किए हैं, रिमूव कर दिए हैं आपके 10th मैथमेटिक्स से। ठीक है, 9, 10, 11, 12 सबसे कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। तो इस आपके नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से, नंबर सिस्टम मीन्स फर्स्ट चैप्टर वाले टॉपिक से, ये जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन फिर भी जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग पूरा एक बार शुरुआत से देखते हैं। ठीक है, जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगना तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा वेटेज मत देना। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, एज द नेम सजेस्ट, हैज़ टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न एल्गोरिदम नाम से ही क्लियर है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी मतलब हम लोगों को कुछ ना कुछ डिवीज़न टाइप का करना है। डिवीज़न का मतलब क्या होता है हिंदी में, भाग देना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करने का काम कुछ करना है। ठीक, हैज़ टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। स्टेटेड सिंपली, अगर कहा जाए आसान भाषा में, इट सेज any positive integer a
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक संख्या हो, ए धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे किसी धनात्मक पूर्णांक से पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जा सकता है। इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि ये रिमाइंडर आर, शेषफल आर को लीव करेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, बी से छोटा होगा। इसका मतलब कोई भी इंटीजर हो ए, उसको क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं किसी दूसरे इंटीजर बी से। इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ये क्या करेगा, रिमाइंडर आर लीव करेगा, शेषफल आर लीव करेगा, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी, जो कि हमारा डिवाइज़र है, और इनटू जितने टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं p टाइम्स डिवाइड करते हैं, तो b इंटू पी प्लस आर, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ओके, मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इस जो स्टेप को मैंने बताया, आप यही रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो है वो एक्चुअली में ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, डिवीजन करने की ये जो प्रोसेस होती है वही है कुल मिला करके, ठीक है। Although this result is quite easy to state and understand, it has many applications related to the divisibility properties of integer. तो ये स्टेटमेंट देखने में और कहने में बहुत ही आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जब भी हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी से। तो जब भी हम डिविजिबिलिटी को देखेंगे तो ये जो थ्योरम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। We touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integers. तो हम लोग देखेंगे कि हम मैथमेटिक्स में इस थ्योरम का, इस कॉन्सेप्ट का कितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे कोर्स में जो है मेनली हम लोग किस पे बात करेंगे, HCF कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमको दो पॉजिटिव इंटीजर दी जाए A एंड B, तो उसका हमको HCF कैलकुलेट करना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग मासा बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ये कैलकुलेट करना होगा तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के हमको अभी क्या देखना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा प्रमेयिका क्या है, ठीक है, और उसका यूज़ कैसे करेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। सो द फंडामेंटल, दूसरी साइड अगर देखें तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमको। एक पढ़नी है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। वहीं दूसरा जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि फैक्टोराइजेशन पर बेस्ड है, गुणनखंड पे बेस्ड है, ठीक है। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड, ठीक है, दूसरे हैज टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A B C इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है हमको, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है इस सेकेंड कॉन्सेप्ट में। यू ऑलरेडी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये 120, ठीक है, अगर ये डिविजिबल है बाकी नंबर से 1 और इसको छोड़ करके, तो इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये 0 हटा दूँ, ये 12 की बात करें, तो इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 2 टाइम्स होगा एंड 3, ठीक है। सो ये 3 प्राइम नंबर्स हो गई, 1, ये भी प्राइम नंबर हो गई 2, और ये भी प्राइम नंबर हो गई 3। सो ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई किया आपस में
इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि 1 का मल्टीप्लाई 1 बार किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 बार किया और 3 का मल्टीप्लाई 1 बार किया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 12 मिल गया। ऐसे ही जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी नंबर्स हम लोग देखते हैं रियल लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, जो कि क्या है, कंपोजिट हैं, जो भाज्य संख्याएं हैं, जो अन्य संख्याओं से कट जाती हैं, ठीक है, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर के यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को हम लोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है ये देखेंगे। ठीक है, और मेनली वैसे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं फैक्टराइजेशन के। हर एक जगह पे जब आप शुरुआत कर रहे हैं, कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, तो हर जगह इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पे मेनली 2 एप्लीकेशन देखेंगे इसके। दोनों एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स यू स्टडीड इन क्लास 9। तो सबसे पहले जो आप क्लास 9 में कुछ इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, जैसे कि √2 पढ़े थे। √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये देखा था। √3 को देखा था कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 को देखा कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला जो यूज़ है हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल क्यों होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम लोग क्या देखेंगे, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ दीज नंबर। हम इन नंबर्स को ये इरेशनल हैं ये बताने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और सेकंड क्या है, वी अप्लाई दिस थियरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर p/q इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा क्या यूज करेंगे, दूसरा हम यूज करेंगे ये बताने के लिए कि कब p/q अगर कोई नंबर हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर वाली कोई भी नंबर हो, तो कब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम इसको डेसिमल में दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो कब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव के बाद जो डिजिट्स आने वाले हैं वो टर्मिनेट कर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे, और कब ये ऐसे कंटिन्यूसली आते जाएंगे, ठीक है। सो कब ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होने का मतलब 2, 4, 6 डिजिट आकर के रुक जाए, और कब ये इनफाइनाइट तक ऐसे आते जाएंगे, डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। सो ये चीज़ हम लोग कहाँ से देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से। और वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे इस क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। इस क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडन। हम ऐसे ही इसका गुणनखंड काटेंगे, क्यू लिखेंगे यहाँ पे, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर फैक्टर्स काटते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। सो इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो क्यू का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या क्या पता चलेगा, पूरे के पूरे इसके डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर पता चल जाएगा कि वो कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लेमा का मतलब प्रमेयिका, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग फॉक पजल। अब जो नीचे लिखी हुई कुछ पहेली है इसको आप जरा पढ़ें, ठीक है। अ ट्रेडर, एक व्यापारी था, वाज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स। तो वो व्यापारी क्या कर रहा था, वो व्यापारी रोड पर मूव कर रहा था और अंडे बेच रहा था, ठीक है। एन इडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू, एक आलसी आदमी था जिसको कोई काम नहीं था, ठीक है। स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू अ वर्डी ड्यूल, क्या करने लगा, उस ट्रेडर से बहस करने लगा, ठीक है। दिस ग्रीव इनटू अ फाइट, अब ये बहस धीरे धीरे क्या हो गई, लड़ाई में बदल गई। ही पुल्ड द बास्केट विथ एग्स एंड डैश्ड इट ऑन द फ्लोर, उसने क्या किया, उसकी बास्केट को छीना, उसकी टोकरी को छीना और फेंक दिया रोड पर। अब उससे क्या हुआ, द एग्स ब्रोक, अंडे टूट गए। अब उस ट्रेडर ने, उस व्यापारी ने क्या किया, वो व्यापारी गया पंचायत के पास, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट किया कि उसके जितने अंडे टूटे हैं उसकी भरपाई वो करे, उसके लिए जितने भी पैसे बनते हैं, रुपए बनते हैं, वो उसको दे, ठीक है। द पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन, अब पंचायत ने उस व्यापारी से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, तो उस व्यापारी ने बताया, ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, उसने नीचे जो लिखी बातें हैं इसको बताया। उसने कहा कि इफ काउंटेड इन पेयर्स, अगर 2-2 करके काउंट किया जाए, 2-2 करके गिना जाए, तो 1 विल रिमेन, लास्ट में 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर
3 3 करके गिना जाए, 3 3 करके गिना जाए तो क्या होगा, लास्ट में 2 बच जाएगा। और अगर 4 4 करके गिना जाए, काउंटेड इन 4 4 4 4 4x ऐसे करके गिना जाए तो कितना बच जाएगा, लास्ट में 3 बच जाएगा। अगर 5 5 करके गिना जाए तो लास्ट में 4 बच जाएगा, ठीक है। अगर 6 6 करके गिना जाता है तो 5 बच जाता है, ठीक। और उसने लास्ट में ये बताया कि अगर 7 7 करके गिनते हैं, 7 फिर 7 फिर 7, तो लास्ट में कुछ नहीं बचता, मतलब पूरे के पूरे अंडे जो हैं वो काउंट हो जाते हैं। सो ये इसकी क्या है, पजल है। पजल का मतलब पहेली है। इस पहेली को आपको सुलझाना है। उसने लास्ट में एक बात और बताई कि माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, मेरी टोकरी में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते, ठीक है, उसने ये बताया। तो कुल मिलाकर के उसने इतनी बातें कही कि अगर 2 2 में हम गिने तो 1 बचेगा, 3 3 में गिने तो 2 बचेगा, 4 4 में गिने तो 3 बचेगा, 5 5 में गिने तो 4 बचेगा, और 6 6 करके गिने तो 5 बचेगा। लेकिन अगर 7 7 करके गिनते हैं तो सब काउंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और उसकी टोकरी में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते। सो इस पहेली को आप सॉल्व करें और बताएं कि कितने अंडे होंगे, सोचें, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसी के स्टेटमेंट से लिखना शुरू करें तो सो हाउ मैनी एग्स वेयर देयर, वहाँ पर कितने अंडे थे, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल। लेट द नंबर ऑफ एग्स बी ए, मान लेते हैं कि अंडों की संख्या कितनी थी, ए थी। देन वर्किंग बैकवर्ड वी सी दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू 150। इसका मतलब अगर ए अंडे हमने लिए हैं तो ए या तो 150 होगा या तो इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि उसकी टोकरी में इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकती, ठीक है, इससे ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते, या तो 150 आएंगे या तो उससे कम होंगे, ठीक। सो इफ काउंटेड इन 7s, अगर 7 7 करके काउंट किया जाता है, पहले मैंने 7 काउंट किया 1 टाइम्स, फिर 7 काउंट किया दूसरी बार, फिर 7 काउंट किया तीसरी बार, फिर 7 काउंट किया चौथी बार, ऐसे ही मान लो 7 को हमने काउंट किया Q टाइम्स, P टाइम्स काउंट किया, कितने टाइम्स, P टाइम्स काउंट किया, तो लास्ट में क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये जो ए एक्स हैं वो क्या हुए, 7 7 7 करके मैंने अगर काउंट किया, मैं मान लो कि ऐसे 3 बार में खत्म हो जाता, तो हम क्या लिखते हैं, 7 × 3, 7 + 7 + 7 कितना हो जाता, 21। तो इस तरीके से लिख देते 21, 7 × 3। अगर 4 टाइम्स काउंट करते तो 7 7 7 7, तो हम क्या लिखते 7 × 4। अगर 5 टाइम्स काउंट करते तो 7 × 5। लेकिन हमने कितने टाइम्स काउंट किया, P टाइम्स, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कि A की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 7P, और लास्ट में कितना बचा, 0, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 7P + 0 फॉर सम नेचुरल नंबर P, जहाँ पर P क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है, जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वैसे ही P टाइम्स, है ना। सो अगर हम लोगों ने क्या किया, 4 4 5 5 करके काउंट किया, इफ काउंटेड इन 5s 4 विल रिमेन, अगर हम 5 5 करके गिने तो कितना बचता है, 4 बचता है, ठीक है। 5 5 करके गिने तो 5 मान लेते हैं, एक बार गिना, फिर 5 सेकंड बार गिना, फिर 5 थर्ड बार गिना, फिर 5 फोर्थ बार गिना ना, ऐसे गिना। मान लेते हैं कितने टाइम्स गिने, हमने W टाइम्स गिना, ठीक है, हमने W टाइम्स गिना। तो क्या क्या लिखेंगे हम, 5 × W, और कितना बचता है, जब 5 5 करके हम लोग गिनते हैं तो 4 बचता है, हम लोग क्या लिखेंगे, 4। ये किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, ठीक है। अगर 6 6 करके गिनेंगे तब किसके बराबर होगा, अगर हम 6 6 करके गिनेंगे तो ये होगा 6Q + 5, मान लेते हैं Q टाइम्स गिनते हैं और लास्ट में कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। अगर हम 4 4 करके गिनेंगे, ठीक है, मान लेते हैं S टाइम्स गिनते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो A = 4S + 3 लिखेंगे। अगर हम 3 3 करके गिनते हैं, मान लेते हैं 3 1 टाइम, फिर 3 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे ही कितने टाइम गिनते हैं, मान लेते हैं T टाइम्स गिनते हैं, T बार गिनते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × T, और कितना बच जाता है, 2 बच जाता है, क्योंकि जब 3 3 करके गिनेंगे तो 2 बचेगा। सो इस A को ऐसे लिखा जा सकता है, A = 3T + 2। अगर हम 2 2 करके गिनेंगे, जोड़े में गिनेंगे, पेयर में गिनेंगे, तब क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो मान लेते हैं कि U टाइम्स गिनना पड़ता है, 2 2 2 2, ऐसे कितने टाइम्स, U टाइम्स गिनना पड़ता है, तो कितना बचेगा लास्ट में, 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, A = 2U + 1 फॉर सम नेचुरल नंबर U, दैट इज इन ईच केस वी हैव A एंड अ पॉजिटिव इंटीजर B। ओके, सो हर एक केस में
हम अगर गिने, जितनी बार हमने गिना है, चाहे 1-1 करके, चाहे 2-2 करके, चाहे 3-3 करके, चाहे 4-4 करके, हर एक केस में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर 2 नंबर हैं जो कि चेंज हो रही हैं। ठीक है, 2 नंबर है जो कि चेंज हो रही हैं। क्या क्या है? एक तो ये चेंज हो रहा है, पहले हमने p टाइम्स गिना क्योंकि ज़्यादा गिनना था, ठीक है ना, तो कम बार गिनेंगे। फिर थोड़ा सा और कम किया, पहले 7-7 गिनना था। भाई अगर 14 है तो अगर मैं इसको 7 और 7 करके गिनता हूँ तो 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 2-2 करके गिनता हूँ तो 7 टाइम्स जाएगा, है ना। तो जब हमारे गिनने का अमाउंट चेंज होगा तो कितने बार गिनना है ये भी चेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये p चेंज हो रहा है, ठीक है। जब 7-7 गिना तो p टाइम्स गिना हमने, जब 6-6 करके गिना तो q टाइम्स गिना, ठीक है। फिर 5-5 करके गिना तो w टाइम्स गिना, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर है, अगर मैं इसको b बोलूँ तो ये b क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये b क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और दूसरी एक नंबर है जो यहाँ पर है, वो भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। r अगर इसके मैं बोलूँ तो ये भी क्या हो रही है? चेंज। तो यहाँ पर हो रहा है 0, फिर बच रहा है 5, फिर बच रहा है 4, फिर बच रहा है 3, फिर बच रहा है 2, फिर बच रहा है 1, ठीक है। सो वी हैव a, हमारे पास a है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर b, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है b। इन आवर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में b टेक्स वैल्यू 7, 6, 5, 4, 3, 2। इस b की जगह पर क्या हो सकता है? 7 बार गिनेंगे, 6 बार गिनेंगे, 5 बार गिनेंगे, 4 बार गिनेंगे, है ना, 4 से गिनेंगे, 3 करके गिनेंगे, 2 करके गिनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। विच डिवाइड्स a लीव्स अ रिमाइंडर r। r क्या है हमारे केस में? एक बार 0 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ठीक, रिस्पेक्टिवली, दैट इज स्मॉलर देन b। और एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो ये जो रिमाइंडर r है वो हमेशा इस वाले नंबर से छोटा है, इसे बोल रहे हैं डिवाइजर। तो 2 से छोटा होगा 1, 3 से छोटा होगा 2, 4 से छोटा होगा 3, 5 से छोटा होगा ना। तो यहाँ पर जो नंबर लिखिए उससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा। सो अगर इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मान लेते हैं हमने डिवाइड किया, a को डिवाइड किया b से, या a में हमने भाग दिया b से, ठीक है। मान लेते हैं कितने टाइम्स गया? मान लेते हैं कि p टाइम्स गया, ठीक है। अगर p टाइम्स गया और कुछ बचा, यहाँ पर मान लेते हैं r बचा, ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब डिवाइड करने वाला, जो कि डिवाइड कर रहा है। ये क्या होता है? डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ठीक है। ये क्या होता है? ये कोशेंट होता है। कोशेंट मतलब भागफल, डिवाइड करने के बाद जो हमको मिला। और ये क्या होता है? रिमाइंडर, इसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है ना, रिमाइंडर है। सो इस पूरे के पूरे डिवीजन प्रोसेस को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू, a जो है वो कैसे आया होगा? जब इस b ने p टाइम्स डिवाइड किया, यानी कि b को हम ऐसे गिनने लगेंगे, पहले b गिनेंगे, फिर b गिनेंगे, फिर b गिनेंगे, फिर b गिनेंगे। कितने टाइम्स गिनेंगे? कितनी बार गिनेंगे? p बार गिनेंगे, ठीक है ना, p टाइम्स गिनेंगे। और लास्ट में क्या बच जाएगा? r बच जाएगा, ठीक है। जब p टाइम्स हम b को गिनेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? b इंटू p, ठीक है ना, b गिना गया p टाइम्स और प्लस करके क्या बच गया? r बच गया। सो ये स्टेटमेंट जो है यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। मोमेंट वी राइट डाउन द इक्वेशंस वी आर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिस मोमेंट में, जिस क्षण हम ये चीज़ लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 7p प्लस 0 या a इज इक्वल टू 6 w प्लस 5, ठीक है ना, इस तरीके से जो हम लिख रहे हैं, इस समय हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। गेटिंग बैक टू आवर पजल, अब अगर अपनी पहली पर वापस जाएं, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ विल यू सॉल्व इट? क्या कोई आइडिया है कि किस तरीके से बता सकते हो कितने अंडे थे? तो पहला तो ठीक है, हम ऐसे ही जितनी भी कंडीशन दे रखे हैं सबको सेटिस्फाई करके सोचें, या दूसरा तरीका यह है कि लास्ट से सोचना स्टार्ट करें, ठीक है। लास्ट में क्या बोला गया? लास्ट में बोला गया कि अगर 7-7 करके गिनेंगे, 7-7 करके गिनेंगे तो सब गिन उठेंगे, मतलब सब काउंट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। लेकिन अगर बाकी जैसे 1-1, 2-2, 3-3 या 4-4 करके गिन रहे थे तो कुछ ना कुछ बच रहा था,
ठीक है। सो क्या करें हम ये कर सकते हैं कि 7 के मल्टीपल्स लिख डालें। 7 अगर 1 टाइम्स गिनेंगे तो 7 आएगा, 2 टाइम्स गिनेंगे तो 14 आएगा, 3 टाइम्स गिनेंगे तो 21 आएगा, 4 टाइम्स गिनेंगे तो 28 आएगा। इस तरीके से हम लोग लिखते जाएं, ठीक। और जो मल्टीपल उन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है, जो 4-5 कंडीशन दे रखी थी उन सब को जो संतुष्ट कर दे वही क्या होगी, नंबर हमारा आंसर होगी। सो जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम देखेंगे कि जो 199 है, 119 जो है वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो भी कंडीशन जो है मेंशन की गई थी यहाँ पर, ये जो कंडीशन उसने बताई थी, इन सारी कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है, 119। तो इसका मतलब जो 199 है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। So in order to get a feel for what Euclid division lemma is, consider the following pair of integers. So अगर इसको और अच्छे से फील करके समझना हो कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है, तो नीचे जो पेयर लिखे गए हैं इसको ज़रा ध्यान से देखो। अब इस पेयर को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मेरे पास 17, 6 लिखा हुआ है, यानी कि 17 को डिवाइड करना है हमें 6 से, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? तो 76 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। 18 17 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसको डिवाइड करना है ना, 18 को थोड़ी। तो 18 से हमको मतलब नहीं, ज़्यादा तक नहीं ले जाना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 17 तब आएगा जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कितना ऐड करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 12, 12 हो गया। लेकिन अभी भी कम है, कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे और तब जा करके हमको 17 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, +5, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर इस पेयर को ध्यान से देखें, 5, 12, अब यहाँ पे 5 को डिवाइड करना है 12 से, 5 को डिवाइड करना है 12 से। तो कैसे करेंगे? हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, हम 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 12 × 0 क्या हो जाएगा, 0, क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। जब भी ये नंबर ज़्यादा होगी, मतलब हमारा डिवाइज़र ज़्यादा होगा और ये डिविडेंड कम होगा, तब हम 0 टाइम्स ले जाएंगे उसको, ठीक है। क्योंकि जब 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 बचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सो 5 लिखा जाएगा, 5 = 12 × 0। 12 को हमने 0 टाइम्स लिया और प्लस कर दिया 5 को, ठीक है। सो ये इस तरीके से लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट पेयर अगर बात करें, 20 को आप डिवाइड करने जा रहे हैं 4 से, तो क्या लिखा जाएगा बताओ? 20 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो लिखा जाएगा 20 = 4 × 5, ठीक है ना। 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और 20 आ जाएगा। बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कट जा रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और ये वाला स्टेटमेंट, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। सो दैट इज फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो जो भी पेयर हमको गिवन होगा इंटीजर से, जैसे कि ये पेयर गिवन है, ये पेयर गिवन है, ये पेयर गिवन है, वैसे ही कोई भी पेयर गिवन होगा हमारे पास a, b, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? a = अगर b डिवाइजर है और a डिविडेंट है, मतलब कि हमें ऐसे लिखना है, a में डिवाइड करना है b से, तो हम लिखेंगे a = b को q टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, b को q टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया और उसमें r ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, a, ठीक है। सो a = b³ + r। जहां पर एक खास बात हमको ध्यान में रखनी है कि ये जो r है ये हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। कम से कम 0 से बड़ा ही होगा, कुछ नहीं बचेगा तब 0 बचेगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो 0, लेकिन कुछ बचेगा तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, मतलब 0 से बड़ा ही बचेगा, ठीक है। सो हम लोग लिखते हैं r जो है वो 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। जब कुछ नहीं बचे, पूरा कट जाए, तब 0 ही तो आएगा, तो यानी कि 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। और b से हमेशा छोटा होगा, ठीक। तो ये जो नंबर होगी ये हमेशा b से छोटी होगी। यहाँ पर जो बचेगा नीचे, यहाँ पर जो बचता है वो हमेशा इस संख्या से छोटा होता है, ठीक है। नोट दैट q और r कैन ऑल्सो बी 0। सो q और r, ये जो q है और r है, ठीक है ना, जहां पर जो मैंने लिखा q और r, ये भी 0 हो सकता है। कैसे 0 होगा q?
मतलब q टाइम्स 0 टाइम्स भी हम लोग ले जा सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा था जब 12 डिवाइड करेगा 5 को तो हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, 0 टाइम्स। जब 0 टाइम्स ले गए तो q क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी हो सकता है नीचे भी कि r 0 बचे, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया 20 को डिवाइड किया 4 से तो 5 टाइम्स गया और कम्प्लीटली कट गया, ठीक है। 20 माइनस 20 क्या बचा, नीचे 0 बचा। सो r भी 0 हो सकता है और q भी 0 हो सकता है, ठीक है। सो वाई यू डोंट नाउ ट्राई फाइंडिंग इंटीजर्स q एंड r फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए फाइंड आउट करो q और r क्या होगा, इसके लिए जरा ट्राई करो करने की, ठीक। सो कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, 10 लेके आना है, 10 लेके आना है, 3 से डिवाइड करना है। सो कितना होगा, इसको बनाएं, ठीक है। 10 इज इक्वल टू क्या, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे +1, ओके। अगर इसका देखें 4 और 19 का 4 हमको लेके आना है 19 में मल्टीप्लाई करके। सो 19 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का, तब तो 0 होगा और उसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और 81 का देखो, 81 का, सो 81 को कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करना, 81 को कितने टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, कितना बचा 2 1, 3 7 जा 21, कैंसिल हो गया, ठीक है। 27, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 27 + 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेयर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर q कितना आया, कोशेंट भागफल, ठीक है। डिवाइड करने के बाद कोशेंट कितना मिला, 3 मिला, कोशेंट 3 मिला। रिमाइंडर यानी कि शेष कितना मिला, 1 मिला। यहाँ पर कोशेंट कितना मिला, 0 मिला। रिमाइंडर कितना मिला, 4 मिला। यहाँ पे कोशेंट कितना हुआ, 27, रिमाइंडर कितना हुआ, 0, ठीक है। सो डिड यू नोटिस दैट q एंड r आर यूनिक। तो क्या आप ये देखते हैं कि q और r जो है वो यूनिक है, ठीक है ना। दीज आर द ओनली इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन a इज इक्वल टू b के ऊपर। यानी पेयर, अगर कोई भी पेयर गिवन होगा a और b के लिए तो उसके लिए हमको एक यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मतलब एक अकेला हो, उसके जैसा कोई और ना हो। तो a और b किसी एक पेयर के लिए हमको एक यूनिक q एंड r मिलते हैं, यूनिक q एंड r मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 और 10 की बात करूंगा, इसके लिए जो q और r मिलेगा वो सबसे अलग होगा। फिर किसी और नंबर के लिए सेम q और r नहीं मिलेगा, ठीक है, वो किसी एक फिक्स पेयर के लिए ही मिलेगा। हम q को क्या बोलते हैं, कोशेंट, और r को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। सो अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ दिस रिजल्ट इज एज फॉलोज। अगर इसका मैं फॉर्मल स्टेटमेंट की बात करूं तो वो कैसे लिखेंगे हम, तो वो होगी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अगर हमको 2 इंटीजर्स दिए जाए a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स बिटवीन इंटीजर्स q एंड r। सो वहाँ पर a और b के लिए 2 इंटीजर्स q एंड r जो कि यूनिक हैं, ठीक है, स्पेशल हैं, जो a और b के लिए ही हैं, ठीक है, वो मिलेंगे, जिससे कि हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b × q + r, जहाँ पर r जो होगा या तो 0 होगा के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा, b से छोटा होगा, ठीक है ना। ये r जो होगा वो b से छोटा होगा, ठीक है। सो दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर लॉन्ग टाइम। ये रिजल्ट हमको बहुत दिनों से पता था, ठीक है, लेकिन बट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड एलिमेंट। जो यूक्लिड एलिमेंट की बुक 7वीं बुक थी, ठीक है ना, यूक्लिड ने जिसको लिखा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। सो उसमें इस थ्योरम का, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हमको देखने को मिला उसके बाद, ठीक है। और जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें इसी प्रमेयिका का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है।